Yes. Today we will understand the rest part of your yesterday lecture, that is accessing data member and accessing member functions. तो आज हम लोग समझेंगे कि क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को कैसे एक्सेस प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। तो दिस इज द वर्ड, इसको आप बोलेंगे एक्सेसिंग डेटा मेंबर एंड व्हाट यूर मेंबर फंक्शन। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हमारे पास, डेटा मेंबर और दूसरा होता है मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो इनको मुझे एक्सेस करना है। एक्सेस मतलब उसे इनपुट आउटपुट करना है और उसके बाद हमें ऑपरेशंस करने हैं, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो चाहे लॉजिकल ऑपरेशंस हो। तो नॉर्मली अगर हम जो प्रोग्राम विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट के बनाते हैं तो उसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे इंट ए सेमीकोलन लिखा, यानी कि मेरे पास डेटा मेंबर आ गया है, अब केवल मुझे एक्सेस करना है। उसमें मेंबर फंक्शंस का ऐसा रोल नहीं रहता है। डायरेक्टली यू कैन राइट scanf, what let the variable is a, तो scanf a। अब मुझे a का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a, तो ये स्क्वायर हो गया। अब सिंपली वी विल डू व्हाट, आउटपुट, तो printf a। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं अपने ट्रेडिशनल प्रोग्राम में। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हमें समझना है कि हमारे जो डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शंस हैं जो कि आपके क्लास में वैप होते हैं ना, डेटा के साथ वैपिंग होती है उनकी, तो उस केस में हमको कुछ मैथोलॉजी बनानी पड़ेगी जिससे कि हम अपना एक्सेसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक रूल हमें समझना पड़ेगा। तो इस रूल में ये समझाया जा सकता है कि किस प्रकार से उसका सिंटेक्स होता है और सिंटेक्स में कौन से ऑपरेटर का यूज होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेटा मेंबर या फिर वो मेंबर फंक्शन हो जो कि क्लास का कुछ भी हो सकता है, डेटा मेंबर भी हो सकता है, मेंबर फंक्शंस भी हो सकता है। अब ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर वो प्राइवेट मोड में है कि पब्लिक मोड में है कि प्रोटेक्टेड मोड में। अगर प्राइवेट मोड में है, उसकी विजिबिलिटी प्राइवेट मोड में है, तो वो एक्सेस नहीं होगा। लेकिन पब्लिक मोड में है तो वो एक्सेस हो सकता है। प्रोटेक्टेड मोड में जब भी वो इनहेरिटेंस में आएगा तो वो एग्जाम्पल वहां से और अच्छे से समझेंगे हम। तो नॉर्मली जो प्रोटेक्टेड है वो अपने क्लास में पब्लिक रहता है और दूसरे के लिए प्राइवेट रहता है, तो नेक्स्ट वन के लिए प्राइवेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है जो क्लास के मेंबर्स हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास में एक ऑपरेटर है जिसे हम डॉट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये जो डॉट ऑपरेटर है उसे हम ऑब्जेक्ट में अटैच करके या उसे ऐड करके यहाँ पे आप अपना डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब उसे कॉल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके का वर्डिंग्स हमारे पास आता है। तो लेट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए इसको। तो सपोज करिए कि मेरे पास में क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है ओबीजे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट कर देता हूं
तो ये मेरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट इज obj। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है obj और उसे एक्सेस करना है मेथड, कौन से मेथड को, प्रिंट नेम को एक्सेस करना है। तो हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग, किस तरीके से सिंटेक्स बना सकते हैं, तो बहुत सिंपल है सिंटेक्स बनाना। इसमें हमें डॉट ऑपरेटर को यूज करना है और डॉट ऑपरेटर का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट में कौन कौन से आपके मेथड्स अवेलेबल हैं। तो नॉर्मली जो इंटेलिजेंट और जो थोड़े से मतलब एक्सपर्ट एडिटर्स आते हैं उसमें आप जैसे ही obj लिखेंगे और जैसे ही डॉट लगाएंगे तो उससे जो भी मेथड अवेलेबल है वो आपको दिखने लगेगा। उसमें से आप अपना रिक्वायर्ड मेथड को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे हम एक्सेस में यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो एडिटर है जिसमें आप लोग यूज करते हैं C++, टर्बो सी का जो यूज कर सकते हैं, तो उसके अंदर में इतना इंटेलिजेंट एडिटर वो नहीं है। तो आप चाहे तो दूसरा कोई एडिटर है उसे इंटेलिजेंट एडिटर को यूज कर सकते हैं। उस एडिटर में आपका जैसे आपका VC कोड होता है तो उसे आप यूज कर सकते हैं। उसके अंदर में बहुत फास्ट प्रोग्रामिंग हो सकती है। देखिए प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी लगती है, सिंटेक्स की लगती है। उसके बाद आइडेंटिफायर का यूज होता है या आपने जो यूजर डिफाइंड बनाया है उसे देखना पड़ता है। तो वहां पे हमें मैक्सिमम चीजें आज की डेट में हमें याद रखने की या फिर उसे रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उसे यूज करना आना चाहिए। तो जैसे ही आप obj लिखेंगे और डॉट लगाएंगे तो उसके राइट हैंड साइड में उससे अटैच जितने भी मेथड्स हैं वो आपको दिखने लगते हैं। तो मुझे यहाँ पर जैसे ही obj डॉट लगाया तो मुझे प्रिंट नेम दिखेगा। अब देखिए प्रिंट नेम यहाँ पर क्यों मेथड है, क्योंकि ये पैरेंथेसिस यूज हो रहा है इसलिए इसे मैं मेथड बोलूंगा। और देखिए obj यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये मैंने माना है, तो यहाँ पर पहले मैं obj लिखूंगा, डॉट लगाऊंगा और उसके बाद मेथड यूज करेंगे। तो जैसे इसको हम यूज करेंगे और इसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे और प्रोग्राम अगर रन करते हैं तो जो भी इस ऑब्जेक्ट में हमारा नाम इनपुट किया गया होगा उसे हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मेथड का नाम है, ना कि ये मेथड यानी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ये मेथड है। ये एक प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इसे कॉल करेंगे आप इसे बोल सकते हैं सब फंक्शन। जैसे हमने C लैंग्वेज में सब फंक्शन सीखा था, तो ये आपका जो सब फंक्शन है ये कहलाता है नो वे कम्युनिकेशन। आपको क्लियर मैंने समझाया था कि 3 टाइप के फंक्शंस बन सकते हैं। पहला है नो वे कम्युनिकेशन, उसके बाद वन वे कम्युनिकेशन, उसके बाद होता है टू वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये नो वे कम्युनिकेशन है। ये आपसे पैरामीटर कोई भी इनपुट नहीं लेगा और कोई भी आपको रिटर्न नहीं करेगा। जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट है उसे वो सीक्वेंशियली वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपका सिंपली मेथड है कि हम किस प्रकार से मेंबर फंक्शन को अपने obj ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको अब क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं कि डेटा मेंबर अगर हमारे पास में पब्लिक होता है तो उसको भी हम लोग इजिली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मैं थ्योरी के साथ अभी एग्जांपल भी दूंगा। तो पब्लिक डेटा मेंबर है ना, मैंने आपको क्या हिंट किया था कि जो डेटा मेंबर है वो कैसा होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। इसकी विजिबिलिटी याद रखना एक टर्मिनोलॉजी होती है। विजिबिलिटी का मतलब है कि वो आपके एरिया में विजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका डेटा मेंबर है वो पब्लिक मोड में है, तो वो एवरी मेथड और एवरी प्रोग्राम के लिए ओपन टू एक्सेस होता है।
तो यहाँ पे मेरा जो डेटा मेंबर है उसे एज्यूम कीजिए कि ये पब्लिक डेटा मेंबर में डिक्लेयर किया गया है, आर आल्सो एक्सेस्ड इन द सेम वे एज गिवन बाय द अबव मेथड। जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही करना है। हाउएवर द प्राइवेट डेटा मेंबर है ना, यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया। आप लोग है ना हर वर्ड को, हर सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे प्रोग्राम में हर इंस्ट्रक्शन जब तक नहीं लिखेंगे या एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपका टास्क बाहर आउटपुट में नहीं आता है। इसी तरीके से जब थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें हर वर्ड, हर सेंटेंस का एक इम्पोर्टेंस होता है। अगर इसे हम समझ जाएंगे तो हमारी थ्योरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर ये बता रहे हैं कि पब्लिक डेटा मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो याद रखेंगे इस बात को कि डेटा मेंबर में अगर पब्लिक होगा तो उसे एक्सेस कर सकते हैं और प्राइवेट होगा तो नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डेटा मेंबर डिपेंड स्लोली ऑन ए एक्सेस कंट्रोल ऑफ डेटा मेंबर। ठीक है, तो ये डेटा मेंबर है, टोटली वो किसके कंट्रोल में रहेगा? आपके एक्सेस के कंट्रोल में रहेगा। जिस प्रकार से प्राइवेट है तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक है तो कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्सेस कंट्रोल इज गिवन बाय एक्सेस मॉडिफायर। तो जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो अब हम यहाँ पर आपको ओपन कर रहे हैं कि कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर को ही हम लोग विजिबिलिटी मोड भी बोलते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको पूरी चीजें क्लियर समझाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं, सबसे पहले देखिए सिंपल प्रोग्राम दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी आपका प्रोग्राम में क्लास ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ C++ प्रोग्राम विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, ये प्रोग्राम में एक इनपुट लिया है, इस इनपुट में एक नंबर जोड़ा है और उसे आउटपुट किया है। अब ये प्रोग्राम भी C++ में आता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है। याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यूज नहीं हो रही है। तो भाई कौन कौन सी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जल्दी से अपने माइंड पर थोड़ा सा प्रेशर डालिए। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्लास, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑब्जेक्ट, तीसरी होती है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग। तो यहाँ पे देखिए कोई भी चीज हमारी यूज नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है, ऑल्दो ये C++ प्रोग्राम जरूर है। तो C++ जो लैंग्वेज है वो पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इट इज नॉट ए ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ट्रू का मतलब है जिसमें हम इस तरीके के जो ट्रेडिशनल C प्रोग्राम है उसे नहीं करेंगे। देखिए C प्रोग्राम का मतलब क्या है? POP है। जब भी मैं POP बोलूंगा यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो वो मतलब होता है C लैंग्वेज या C के जैसे कोई अदर लैंग्वेज। जब भी मैं OOP प्रोग्राम बोलूंगा उसका मतलब है कि आपके पास में C++ या जावा या पाइथन इस तरीके की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। जब मैं ट्रूली बोल दूंगा तो आप C++ भी यूज नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा प्रोग्राम देखिए। दूसरे प्रोग्राम में भी ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है ये आप अपने टर्बो C++ से, जो ब्लू कलर का एडिटर होता है, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें ऑनलाइन यूज करना है तो कहीं पर आपको ये नेम स्पेस एसटीडी का भी यूज करना पड़ता है। तो याद रखेंगे कि ये दोनों प्रोग्राम सेम ही है। ये एक एडिटर में यूज हो रहा है और ये आपके ऑनलाइन जो एडिटर है वहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, ये नेम स्पेस के बाद एक कॉमा लग गया है गलती से, वो कॉमा नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, ये सिंटेक्स है। इसके बाद ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये प्रोग्राम आपका यहाँ पर करीब करीब वही प्रोग्राम है। जैसा कि हमें पता है कि ऑनलाइन एडिटर में conio.h यूज नहीं होता है
उसमें CLR SCR यूज नहीं होता है, उसमें get ch यूज नहीं होता है। इसी कारण से मैंने यहाँ पे ना conio.h भी नहीं लिखा है, CLR SCR भी नहीं लिखा है और get ch भी नहीं लिखा है। ये दोनों प्रोग्राम एक जैसे ही हैं, लेकिन ये आपका टर्बो C++ एडिटर में लिखा गया है और ये आपका ऑनलाइन एडिटर जो आप लोगों ने C में ऑनलाइन बनाया था उसमें लिखा है। ठीक है, तो ये दो प्रोग्राम आपको समझ में आ गए। अब देखिए ध्यान से, एक दो प्रोग्राम और हम देख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने यूजिंग नेम स्पेस std लिया है, इसका मतलब ये टर्बो C++ का एडिटर में यूज नहीं हुआ है। अब इसमें मैंने क्या किया है, दो नंबर लिए हैं, एक x लिया है जिसको 5 असाइन किया है और y लिया है जिसको अपन ने 6 असाइन किया है। तो यहाँ पे दो नंबर हमने लिए हैं, एक x है और y है। हमें क्या निकालना है, हमें इसका सम निकालना है। तो सम इज इक्वल टू x प्लस वाई हो जाता है और आउटपुट में क्या आता है, सम आता है। अब बस केवल ध्यान रखिए, इनपुट और आउटपुट में हम जो इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, अब स्कैनएफ और प्रिंटएफ नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पे स्कैनएफ प्रिंटएफ का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपको अगर प्रिंटएफ स्कैनएफ यूज करना है तो आप क्या लिखेंगे, इंक्लूड stdio.h, तो उसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का ही बिहेवियर एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमें यूज करना है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमें थोड़े से और सरल तरीके से इनपुट आउटपुट के इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं, तो हमें इसे यूज करने से थोड़ा सा प्रोग्राम जल्दी बन जाएगा। अब ये वाला जो प्रोग्राम है आपका चौथा प्रोग्राम है, ये आपको बताया जा रहा है कि आपको सम के साथ एवरेज भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पर फ्लोट, अच्छा एक चीज और ध्यान देखिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है इंट x इज इक्वल टू 5, इंट y इज इक्वल टू 6, इंट सम इज इक्वल टू x प्लस 5। इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, तो ये डिफरेंस को टर्मिनोलॉजी क्या कहेंगे हम लोग। ये जो डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए मैंने सम के पहले इंट लिखा है। सी लैंग्वेज में हम लोग ऐसा नहीं करते थे, हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली सबसे पहले डिक्लेयर कर देते थे, जैसे इंट x कॉमा वाई कॉमा सम, ऐसा कर देते थे। क्यों कर देते थे, क्योंकि उसके अंदर में स्टैटिक डिक्लेरेशन होता था, यहाँ पर डायनेमिक डिक्लेरेशन भी है। तो ये डायनेमिक का मतलब ये है कि जब जहां जरूरत पड़े उसे हमें डिक्लेयर करना चाहिए, पहले से डिक्लेयर करके रखने की जरूरत नहीं होती है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर फ्लोट लिया है और एक्स वाई सम और एवरेज लिया है, तो ये पूरा मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। आप चाहें तो इसे यहाँ पर भी एवरेज के पहले भी कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनपुट लिया है, दो नंबर x और y इनपुट लिया है और उसे सम निकाला है और सम के बाद ये एवरेज निकाला है। ठीक है, यहाँ पर ये डबल इज इक्वल टू है, ये माइनस नहीं है, ये डबल इज इक्वल टू है, याद रखेंगे। तो एवरेज निकाल लिया, सम निकाल लिया। अब मुझे आउटपुट करना है। देखिए आउटपुट करने के लिए कितना ब्यूटीफुल तरीका, यहाँ पर सरल तरीका हमें दिख रहा है कि सी आउट मैंने सम लिख दिया है और ये सम लिख दिया है। अब ये दोनों सम में फर्क है कि नहीं है, अगर दोनों सम में फर्क है तो कोई भी एक दो स्टूडेंट हाथ उठा के बता दे ये दोनों सम में फर्क क्या दिख रहा है। यहाँ पर भी मैंने एवरेज लिखा है और ये एवरेज लिखा है, तो इन दोनों में फर्क क्या है भाई, ये भी एवरेज वही काम कर रहा है, ये एवरेज भी वही काम कर रहा है, क्या ये एवरेज और ये एवरेज में कोई अंतर है। तो कोई भी एक आध स्टूडेंट मुझे यहाँ पर ऑनलाइन बताए कि ये सर सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये सम और ये सम के अंदर में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो देवांशी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तो देवांशी बताएंगी कि ये सम और ये एवरेज के अंदर में क्या अंतर है। हाँ देवांशी बताएं। सर पहला वाला सम से प्रिंट होगा और दूसरा वाले सम में नंबर प्रिंट होगा। तो इसको मैं क्या टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, ये सम की टर्मिनोलॉजी क्या है, ये आपने बता दिया कि आउटपुट में पहली बार मुझे सम इज इक्वल टू मिलेगा और दूसरे बार में सम का वैल्यू मिलेगा, आप ये बता रही हैं। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि इसको मैं क्या कहूंगा, वेरिएबल बोलूंगा कि कांस्टेंट बोलूंगा। सर कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट होगा, तो ये आप जल्दी से बताइए कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है कि न्यूमेरिक कांस्टेंट है।
हाँ, दिवांशी बताएंगे कि ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग कांस्टेंट है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट। करेक्ट, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अपनी तरफ से माइक को ऑफ कर लीजिए आप। तो इसको मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलूंगा। क्यों स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलूंगा? क्योंकि मेरे अंदर में ये डबल इज इक्वल टू, ये आपका डबल कोटेशन लगा है, ये इसलिए ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि सी लैंग्वेज में जैसा हम सीखे थे वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास आ रहा है। वहां पे हम प्रिंट एफ में लगाते थे, यहाँ पर हम सी आउट में लगा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से कि हमने यहाँ पर सी आउट में, इस सी आउट में कुछ खास चीज रखी है। क्या क्या खास चीज है? इसमें मेरे पास तीन एक्चुअल में एलिमेंट दिख रहे हैं। पहला तो सम स्ट्रिंग कांस्टेंट दिख रहा है। दूसरी बात, जो सम दिख रहा है ये वेरिएबल दिखेगा क्योंकि यहाँ पर इस सम की वैल्यू दिखेगी। और लास्ट में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ENDL दिख रहा है। तो तीन एलिमेंट हैं और इन तीनों एलिमेंट के लिए हमने क्या यूज किया है? हमने इस तरीके का दो आपका लेसर साइन यूज किया है, दो तीन बार यूज किया है। तो इस तरीके के कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इस तरीके कंसेप्ट को बोलते हैं कैस्केडिंग आउटपुट या कैस्केडिंग इनपुट। तो ये सी आउट के साथ लगा है इसलिए ये कैस्केडिंग आउटपुट कहलाएगा। अगर सी इन में लगा होगा तो ये हम कैस्केडिंग इनपुट कहलाएंगे। अब मेरे को कोई भी स्टूडेंट बताए कि क्या मैं इस तरीके की जो सम डबल इज इक्वल टू लिखा है इसे मैं क्या सी इन में लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं? ये कोई भी स्टूडेंट मेरे को बताए कि जैसे मैंने ये सम इज इक्वल टू लगाया है, ये सम का मतलब आपको भी पता है कि ये डिस्प्ले के लिए लगाया है मैंने। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई इस सम के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो इस सम के रिलेटेड होगी। तो क्या मैं यहाँ पे इसे इनपुट में भी लगा सकता हूँ? जैसे मुझे यहाँ पर देखिए ध्यान से सी इन एक्स एंड वाई लिखा है, तो यहाँ पर भी ये कैस्केडिंग हो रही है। एक्स और वाई एक ही स्टेटमेंट में आ गया है, यानी कि ये कैस्केडिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये जो कैस्केडिंग हो रही है इसमें क्या मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज कर सकता हूं? जैसे मुझे यूज करना है इंटर एक्स इंटर वाई, तो क्या मैं उसे सी इन में यूज कर सकता हूं? कोई भी एक स्टूडेंट इसका आंसर का जस्टिफाई करे कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये मुझे कोई भी एक स्टूडेंट बताए कि इस तरीके से जैसे मैंने सी आउट में किया है स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज या मैसेज डिस्प्ले करने का यूज, क्या आप उसे सी इन में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से आपके पास में एक ही आंसर होना चाहिए, सर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये सी आउटपुट का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर मुझे यहाँ पर लिखना है इंटर एक्स या इंटर वाई, तो सबसे पहले मैं सी आउट लिखूंगा, सी आउट के बाद लिखूंगा इंटर एक्स और फिर लिखूंगा सी इन एक्स, फिर लिखूंगा सी आउट में इंटर वाई और फिर सी इन में लिखूंगा सी इन वाई। तो इस तरीके से आप लिखोगे। सी इन में कभी भी याद रखें जैसे स्कैनएफ में कभी भी स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं आता था, उसी तरीके से सी इन में भी आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने देखो। एक तो मैं क्या आपको बहुत अच्छा तरकीब बताता हूँ याद करने की, है ना। बिल्कुल, आज मैं आपको है ना बहुत मेमोरी का एक फंडा बता देता हूँ जो शायद आप सबके लिए है ना बहुत मतलब कारगर साबित हो। कैसे करना बताता हूँ। एक छोटी सी है ना, या तो आप रस्सी ले लो या आप एक छोटा सा रुमाल ले लो, जो भी आपको, बड़ा रुमाल लेना बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबके पास में हैंकी होगा तो आप उस तरीके का रुमाल भी ले सकते हो या एक रस्सी ले लो आप अच्छी खासी, जिसमें आपको क्या करना है, ऐसी कोई भी चीज जो आपको समझ में आ गई है ना उसे गिठान लगाना। ठीक है ना। जैसे ही आपने उसमें गिठान लगा दिया ना, समझ लेना कि आपके माइंड में भी वो क्या लग गया है, गिठान। तो ये जो आपको मैं है ना तुरुप का पत्ता बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप करके देखिए, आप जिंदगी भर है ना वो इंपॉर्टेंट बात जो आप समझ गए हैं उसे कभी भी भूलेंगे नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए। लेकिन आप है ना उस इम्पोर्टेंट बात को जो आप समझ गए हो, जैसे बहुत लोग की बात होती है कि समझने के
बाद भी वो भूल जाते हैं। और खासकर ये बीमारी तो बड़े मतलब आपके जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना आपको दिक्कत आती है। कैसे आती है? उम्र बढ़ती है तो आपको चीजें सब समझ में आती है आपको, पर याद रिटेन नहीं रख सकते हैं। तो रिटेंशन रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नुस्खा भी है। रिटेंशन रखने के लिए जो अपने माइंड का पजल्स गेम सीखते हैं या करते रहते हैं उनको कभी भी मेमोरी में दिक्कत नहीं होती है। अदरवाइज आप मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे अगर बंद कर दोगे यूज करना तो वो भी अपना काम करना बंद कर देती है। याद रखें इस बात को। अगर आपको जीना है तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीज तो होनी चाहिए, एक तो माइंड और दूसरा आपका हार्ट। जैसे कोरोना अभी किसके ऊपर अटैक कर रहा है? हार्ट के ऊपर अटैक कर रहा है। इस बार की इंडिया टुडे में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से उसने समझाया है कि किस तरीके से और कितने दिन में सब चीजें जो हैं इफेक्ट होती हैं। आप उसको पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो लेट दिस इज ए 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए हम यूज कर रहे हैं आउटपुट स्टेटमेंट। तो आउटपुट स्टेटमेंट क्या यूज कर रहे हैं? प्रिंट एफ के जगह हम यूज कर रहे हैं सी आउट। तो देखिए यहाँ पर मैंने सी आउट यूज किया है, ये सी आउट आपको दिख रहा है। मैंने ऊपर भी सी आउट यूज किया है। तो यहाँ पे मैं आउटपुट स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए। तो आउटपुट स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपको उसे स्क्रीन में एक्चुअल में डिस्प्ले करना है, स्क्रीन में डिस्प्ले करना है सी आउट के तरह। तो आपके पास में मैंने यहाँ पर देखिए कैसे लगाया है। सी आउट में कभी भी देखिए लेसर साइन का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर भी लेसर साइन का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने बिल्कुल वही डायग्राम आपको बना के दिखाया है। ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक स्ट्रिंग दिख रही है भाई। ये स्ट्रिंग क्या है? मेरे लिए डेटा हो गया। अब ये डेटा को मैं स्ट्रिंग को कांस्टेंट बना लिया। क्यों कांस्टेंट बना लिया? क्योंकि मैंने यहाँ डबल कोट लिखा है। तो डबल कोट जब मैं लिखूंगा तो वो बन जाएगा मेरा डेटा स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। अब ये आपका जो वेरिएबल है वो स्टैटिक हो गई, ये डायनेमिक नहीं हो गई। क्यों? क्योंकि आप जितने बार इसको रन करोगे आपको C++ ही एक मैसेज मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए हम किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ये वेरिएबल है ना, ऊपर भी मैंने ये यूज किया था, देखिए यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने यूज किया वही सेम चीज यहाँ मैं आपको ये फिगर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं एक ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ लेसर साइन और लेसर साइन, एक यूज करना है ग्रेटर साइन, एक यूज करना है लेसर साइन। तो लेसर साइन को यूज करते हैं सी आउट में। तो यहाँ पे ये जो एक साथ ऑपरेटर दो दिख रहे हैं इसे बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। हमें अपने स्क्रीन में इंसर्ट करना है, इसीलिए इसे इंसर्शन ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं यूज कर रहा हूं ऑब्जेक्ट का नाम है सी आउट। तो ये जो सी आउट है वो कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है? तो अब आप जल्दी से बता सकते हो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? वो है आपका यहाँ पे आईओ स्ट्रीम। देखिए ध्यान से। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप टर्बो C++ में यूज करेंगे एडिटर में तो यहाँ पर लिखेंगे आप iostream.h, है ना, .h लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन में यूज करेंगे तो डायरेक्टली आप iostream लिख सकते हैं। जैसे हम C में लिखते थे हेडर फाइल, तो यहाँ पे हेडर फाइल जैसा ही कंसेप्ट है लेकिन उसको यहाँ पर क्लास के नाम से जाना जाएगा। तो जहां पर stdio.h का पूरा नाम क्या था? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? IO स्ट्रीम। तो IO स्ट्रीम का पूरा नाम क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, है ना। तो ये बफर से कुछ चीजें रिलेट हो रही हैं, आप गूगल करके थोड़ा और अच्छे से समझिए इसको कि यहाँ पर IO स्ट्रीम का यूज क्या हो रहा है। और ऊपर में क्या हो रहा था? आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हो रहा था। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में आपका stdio का कंसेप्ट था, वो फाइल का यूज करते थे। यहाँ पे बफर का आपको यूज करना है।
तो यहाँ पे किस तरीके से उसको और भी डीपली हम समझा सकते हैं, आप भी एक बार गूगल करके देखिए, बहुत आपको क्लियर समझ में आएगा। ये यहाँ पे पूरी चीजों को हम स्क्रीन में लेके जा रहे हैं, इसलिए ये एरो बना है इस तरीके का। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि सी आउट ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑपरेटर यूज करे हैं उसे इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। अब देखिए ध्यान से इनपुट। अब इनपुट स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, हमको इनपुट कहां से लेना है, हमें लेना है कीबोर्ड से लेना है। तो जब हम कीबोर्ड से ले रहे हैं तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन वर्ड आ जाएगा, ना कि इंसर्शन। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट सी इन, यहाँ कर रहे थे सी आउट, यहाँ कर रहे थे इंसर्शन ऑपरेटर, यहाँ कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल में इसका डाला है वैल्यू। तो ये चीज को याद रखेंगे कि जो आउटपुट, जो इनपुट आ रहा है वो कहाँ पर होल्ड होगा, कौन से वेरिएबल में होल्ड होगा। तो ये आपको क्लियर मालूम होना चाहिए कि जो भी आपने, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है है ना, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, सी इन ए। अब ये जो सी इन ए लिखा है, यहाँ पर भी देखिए सी इन ए लिखा है। तो ये जो वैल्यू कीबोर्ड से आप रीड कर रहे हैं, ये होल्ड कौन कर रहा है हमारे प्रोग्रामिंग में, वो कर रहा है ए। और ए क्या है, ए यहाँ पर है आपका एक्चुअल में वेरिएबल। और ये वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है, ये है इंटीजर डेटा टाइप का। क्यों, क्योंकि इंट लिखा है। अब इंट होने के कारण आपको पता ही है कि ये फ्लोट यानी कि फ्लोटिंग नंबर यानी पॉइंट यानी फ्रैक्शनल जैसा कंसेप्ट में नहीं होगा, ये होल नंबर जैसा ही होगा। तो यहाँ पे मैं अगर 2.5 डालूंगा तो मुझे डेटा एरर इनपुट का मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 20 डालूंगा तो एरर नहीं मिलना चाहिए। तो ये हमने सीखा आज, आउटपुट क्या मतलब क्या होता है और इनपुट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आपको समझा सकते हैं हम लोग कि कमेंट्स। तो कमेंट्स का मतलब क्या होता है, कमेंट्स का मतलब ये होता है कि वो इंस्ट्रक्शन यानी जो भी उस स्टेटमेंट में लिखा है वो केवल आपके पर्पस के लिए है, वो मेरे पर्पस के लिए नहीं है, उसे हम कमेंट्स कहते हैं। यानी मैं इस कमेंट्स का मतलब ये है कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकता हूं कि ये जो स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, या इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, या आने वाले प्रोग्रामिंग लॉजिक का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो ये कमेंट सेक्शन हो गया। अब कमेंट हमारे पास दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है भाई, पहला तो सी जैसे ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये सी से ही सबसेट में आया है इसलिए हमको उसे रखना है। तो पहला तरीका तो यही है जो कि सी में हम यूज करते थे। क्या यूज करते थे, यहाँ पे आपका स्लैश आता था, एस्ट्रिक आता था। आपको जो भी मल्टीपल लाइंस का कमेंट्स बनाना है, सिंगल लाइन का कमेंट बनाना है, सिंगल वर्ड का कमेंट बनाना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी एक डिफिकल्टी है कि आप इस कमेंट में, यहाँ पर हम दो स्लैश यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट ही कहलाता है, ये मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है, ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि डिफरेंस बिटवीन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड दिस टाइप ऑफ द ऑपरेटर, ठीक है। तो भाई ये आप बोल सकते हो कि ये कमेंट्स में काम आते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप बोलोगे कि सर ये सिंगल लाइन कमेंट के काम आता है, फॉर एग्जाम्पल। भाई फॉर एग्जाम्पल जरूर बोलना आप, अगर आप नहीं बोलोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए क्या बोलोगे, देखिए यहाँ पर मैंने इसको यूज किया है, इट इज ए यूर सिंगल लाइन, है ना, यहाँ पे यूज किया है, देखिए ये है सिंगल लाइन। जब सिंगल लाइन कमेंट बनाना है तो हम इसको यूज करेंगे। अब मल्टीपल लाइन देखो, तो ये जो हमने यूज किया है वो मल्टीपल लाइन पर है, यानी यहाँ पर मैं सिंगल लाइन में भी यूज कर सकता हूँ और यहाँ पे ध्यान से देखो मैं मल्टीपल लाइन का यूज कर सकता हूँ। यानी कि ये एक लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। तो इन दोनों लाइन के ऊपर को कमेंट्स यूज करने के लिए हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि किस तरीके से हमें इस कमेंट्स को यूज करते हैं C++ में।
अब हमें जल्दी से कैस्केडिंग के बारे में देखिए, हम थोड़ी सी अभी बात कर रहे हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कैस्केडिंग इनपुट आउटपुट, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये कैस्केडिंग है। तो ये कैस्केडिंग का मतलब है कि आप एक से ज्यादा इनपुट या एक से ज्यादा आउटपुट करते हैं, इस कारण से हम यूज करते हैं। तो ये कैस्केडिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर refer to the consecutive occurrence of input and output operator in a single statement। तो ये कॉन्सिक्यूटिव अकरेंस का मतलब क्या है? कॉन्सिक्यूटिव मतलब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने कॉन्सिक्यूटिव लिया है, ए और बी हमारे कॉन्सिक्यूटिव है, तो ये आपने यहाँ पर कैस्केडिंग कर दिया है। तो ये कॉन्सिक्यूटिव वेरिएबल यूज हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने आपका यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव अकरेंस यूज किया है। पहला हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट है, और दूसरा क्या है? हमारा वेरिएबल है। तो इस तरीके की यूज को हम बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ द यूर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर। तो अब हम देखते हैं लास्ट में कि हमारे पास में यूजिंग नेम स्टेडी, जैसे कि ये आपने देखा ही होगा और आप भी यूज कर रहे होंगे। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? तो ये एक वर्क स्पेस के नाम से काम होता है। तो आपको वर्क स्पेस लगता है, तो वर्क स्पेस में आप यहाँ पर यूज कर रहे हो नेम स्पेस, और वो भी है हमारा स्टैंडर्ड नेम स्पेस। एसटीडी मतलब है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्ड किया है यूजिंग। तो यूजिंग द यूजिंग कीवर्ड है ना, यहाँ पर यूजिंग और यूजिंग दो बार मैंने लिखा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो ये जो यूजिंग है ये मेरा वर्ब है इंग्लिश का, ये जो यूजिंग है वो सी प्लस प्लस का कीवर्ड है भाई, ठीक है ना। तो यूजिंग दिस कीवर्ड इट मीन्स यू रीड थिंक बाय डिफॉल्ट। आपको यूजिंग करना है मतलब आपको जो भी चीज है बाय डिफॉल्ट रीड करनी है। अब यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा समझ में आने की कोशिश करिए कि क्या लिखा हुआ है। Actually, if there is an object name and does not exist in current namespace, then check if there exists a namespace standard in which it does exist and use the object। यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है कि अगर आपके पास में जो चीज आप यूज कर रहे हो वो आपके पास नहीं है, तो आप ये पर्टिकुलर नेम स्पेस में जाके, स्टैंडर्ड नेम स्पेस में जाके उस पर्टिकुलर चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने सी इन यूज किया, सी आउट यूज किया, तो ये पर्टिकुलर आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा कहाँ से? आपको नेम स्पेस से मिलने लगेगा। अगर आप नेम स्पेस नहीं लगाओगे तो आपको नहीं मिलता है। Thus, it does not really add a function, it is include in IOStream and that load C out C in and L का पूरा नाम क्या है? एंड लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्लैश एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लैश एन हमारे सी प्लस प्लस सी में भी होता है और यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसका रिप्लेसमेंट क्या ले रहे हैं? एंड एल ले रहे हैं। तो ये एंड एल का मतलब इसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नेम स्पेस का मतलब है कि हम नेम स्पेस क्यों लेते हैं, ठीक है। अब मैं जल्दी से ये भी खत्म कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचा है 2 मिनट का, तो मैं कर देता हूँ। देखिए बेसिक डेटा टाइप्स जैसे सी लैंग्वेज में होती है वैसे यहाँ पर भी होती है। तो बेसिक डेटा टाइप को भाई हम सबसे पहले बात है कि डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। तो डेटा ये आपके वाइवा क्वेश्चन में हर एग्जामिनर पूछता है और आप लोग हर बार गलत बताते हो या बताने की कोशिश करते हो और वो कुछ अलग वर्ड हो जाते हैं। मैंने आपको बोला ना डेफिनेशन को तो रटना ही पड़ेगा आपको, और समझदारी ये है तो आप उसको धीरे धीरे बोलिए, अच्छे समझ जाओगे। अब देखिए डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा टाइप इज ए स्पेसिफाई द साइज एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो साइज क्या है? ये आपका साइज है, कौन से साइज दिख रहा है, और टाइप क्या है? ये आपको टाइप दिख रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल को हम उसके साइज और उसके टाइप से जानते हैं, और ये दोनों चीजें हम डिफाइन करना चाहते हैं।
पहले यूज करने के पहले। तो C++ में इसको देखिए, इंट है तो इंट का 4 बाइट हो गया, फिर फ्लोट है तो इसका 4 बाइट हो गया, फिर डबल है तो इसका 8 बाइट हो गया। इसमें एक और नया चीज जुड़ गया है, बूलियन। तो बूलियन आपका 1 टाइप हो गया, 1 बाइट हो गया, और कैरेक्टर जो है वो भी 1 बाइट हो गया। ठीक है, तो कैरेक्टर जो है वो आपके सिंगल कैरेक्टर या सिंगल लेटर या सिंगल नंबर जो कि आस्की वैल्यू में होते हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो 1 बाइट का मतलब आप समझ गए होंगे 8 बीट्स होते हैं, और 1 बाइट टोटल हम लेंगे तो कितना मिलेगा आपका, डेट इज द 256 है ना, 2 to the power 8 अगर हम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 256। तो इसमें हमें यूज करना है 122 है ना, 120 करना है आपको यूज, जो स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद का जो होता है वो एक्सटेंड होता है। बूलियन के लिए आपको यूज करना है 1 बाइट। तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स वैल्यू है। तो इसके लिए बूलियन डेटा टाइप का यूज कर लीजिएगा। डबल यानी कि आपका फ्लोट नंबर को ही हम और आगे बढ़ाने के लिए डबल करते हैं। तो इसमें हमको 8 बाइट लगता है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि आपका जो 15 डेसिमल डिजिट तक अगर आपको काम करना है तो आप इसको डबल लेना पड़ेगा, और अगर 7 डिजिट तक काम करना है तो आप यूज कर सकते हैं फ्लोट को। ठीक है, तो ये फ्लोट हो गया, ये डबल। इसमें डिफरेंस यही है, पहला डिफरेंस 4 बाइट, दूसरा डिफरेंस आपका 7 डेसिमल, यानी ये 4 बाइट विद 7 डेसिमल है, ये 8 बाइट विद 15 डेसिमल है। ठीक है, और ये लास्ट हमारा जो स्टैंडर्ड है इंटीजर, जो होल नंबर के काम आता है, इसमें विदाउट डेसिमल हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल चीजें हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो आपको यहाँ पर समझ में जरूर आ रही होगी। तो आप इसको समझ के एक बार और गूगल भी करके देख लीजिए, किताब से भी पढ़ के देख लीजिए, और मैंने आपको जो पढ़ाया है उसको तो आपको पढ़ना ही है। जितने बार आप पढ़ेंगे आपको कोई नई चीजें ही मिलेंगी। तो मेरा ऑलवेज आपसे यही एडवाइस है कि आप थोड़ा सा लिसनिंग पावर को बढ़ाइए और उसे पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूं और फिर यहाँ से हम लोग क्विट करेंगे।